हेलो बच्चों, नमस्कार। कल हमने या पिछले वीडियो में हमने आपको ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं के वर्णन के बारे में हम कर रहे थे। हमने पॉइंट बता दिए थे। अब हम आज उससे आगे की वीडियो ले रहे हैं, जिसमें अगला पॉइंट आपका है सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। प्रोफेसर मुनरो ने कहा है कि ब्रिटिश संविधान की यह अद्भुत विशेषता है कि यह जैसा दिखाई देता है वैसा है नहीं, और जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार ओग एंड जिंक का कहना है कि सभी शासनों में सिद्धांत व्यवहार में पर्याप्त अंतर पाया जाता है, परंतु जिस प्रकार ये अंतर ब्रिटिश शासन व्यवस्था का ताना बाना बना हुआ है वैसा अन्य किसी जगह नहीं है। जिसके कुछ उदाहरण हमारे निम्न प्रकार हैं। ब्रिटिश संविधान के सिद्धांत और व्यवहार का अंतर किसी एक क्षेत्र में नहीं बल्कि अनेक क्षेत्रों में दिखाई देता है। जैसे सिद्धांत है, ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्र है। शासन का संपूर्ण कार्य राजा के नाम से और राजा की मोहर लगाने पर होता है, परंतु व्यवहार में राजा एक शानदार कठपुतली या मिट्टी का महादेव या स्वर्णिम शून्य के रूप में से ज़्यादा अधिक नहीं है। इसी प्रकार बेज होट का यह कथन उपयुक्त है, यदि संसद के दोनों सदन उसके मृत्यु आदेश को पारित कर उसके पास भेज दें तो उस पर भी उसे हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। मुनरो ने ठीक ही लिखा है कि राजा निरंकुश शक्ति का केवल प्रतीक बना हुआ है, यद्यपि शक्ति का सार उसे प्राप्त नहीं है। इसी प्रकार दूसरी इस सिद्धांत और व्यवहार का अंतर में है कि संसद और मंत्रिमंडल के परस्पर संबंधों में दृष्टिगोचर होता है। सिद्धांत है, ब्रिटिश संसद सर्वोच्च है। जैसा कि डीलोम ने कहा है कि ब्रिटिश संसद पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बनाने के अतिरिक्त कुछ भी कर सकती है, परंतु व्यवहार में कॉमन सभा तो केवल आलोचना का मंच है, क्योंकि मंत्रिमंडल संसद का उत्पादन है, लेकिन उसे इतनी शक्ति प्राप्त है कि वह अपने उत्पादनकर्ताओं को समाप्त कर सकता है। सिद्धांत रूप से इंग्लैंड में एकात्मक शासन प्रणाली है, जिससे ऐसा आभास होता है कि मानो इंग्लैंड में संपूर्ण शासन सत्ता का केंद्रीकरण हो, परंतु व्यवहार में वहाँ शक्ति का पर्याप्त विकेंद्रीकरण है। स्थानीय स्तर पर वहाँ पूर्ण स्वशासन है। इसी प्रकार इंग्लैंड में राजतंत्र है। यह बात अंग्रेजी संविधान की अवास्तविकता है, क्योंकि वहाँ वास्तव में लोकतंत्र है। अवास्तविक रूप से वहाँ राजा का प्रभुत्व है, जबकि वास्तव में वहाँ जनता संप्रभु है। इसी प्रकार हम सिद्धांत व्यवहार में अगला ले सकते हैं। जैसे कि मुनरो ने लिखा, किसी पदाधिकारी के नाम से कोई पदाधिकारी कार्य करता है। संविधान के अनुसार कार्य किसी तरह होना चाहिए, परंतु कार्य किसी और तरह से होता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट हम ले रहे हैं, अधिकार पत्र का अभाव किंतु नागरिक स्वतंत्रताओं और अधिकारों की विद्यमानता। वर्तमान राजनीतिक जीवन की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि संविधान के अंतर्गत नागरिकों के लिए अधिकार पत्र की व्यवस्था की जाती है और शासन को इनकी अवहेलना करने की शक्ति से वंचित कर दिया जाता है। प्राय ऐसा समझा जाता है कि नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक है। ब्रिटिश संविधान में इस प्रकार का कोई अधिकार पत्र नहीं है, लेकिन संविधान में अधिकार पत्र का अभाव होने पर भी ब्रिटिश नागरिक अन्य देशों के नागरिकों की तुलना में कम स्वतंत्र और कम अधिकार संपन्न नहीं है। वहाँ बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार, आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार, अत्यधिक जुर्माने और आनुमानिक दंड से बचने का अधिकार आदि अधिकार दिए हैं। तो संसदीय अधिनियमों द्वारा ऐसे दिए हुए हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वहाँ अधिकार पत्र नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ नागरिकों की स्वतंत्रता या मौलिक अधिकार वहाँ विद्यमान है। नेक्स्ट अगला पॉइंट हम लेते हैं, सामान्य रूप से द्विदलीय व्यवस्था। तो सामान्य रूप से ब्रिटिश राज व्यवस्था की एक विशेषता यह रही है कि द्विदलीय पद्धति है। द्विदलीय पद्धति का आशय है कि राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों के गठन की दो ही दलों की स्वतंत्रता होते हुए भी प्रमुख रूप से प्रमुख राजनीतिक दलों की भूमिका रहती है, जिनमें केवल दो ही दल राजनीतिक
दल का सक्रिय रूप से भाग ले सकें। एक दल होता है वहाँ एक दलीय, जहाँ 2 दल होते हैं वहाँ द्विदलीय, और उससे ज़्यादा हमारे जो दल होते हैं उसमें बहुदलीय व्यवस्था होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप समय में किसी एक राजनीतिक दल को लोक सदन के रूप में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में एक गठबंधन सरकार या मिलीजुली सरकार का गठन होता है। द्वितीय महायुद्ध के बाद अर्थात 65 वर्षों के बाद 2010 के संपन्न हुए चुनाव में अनुदार दल और लिबरल दल पार्टी की गठबंधन सरकार को ही जन्म दिया है। 65 वर्ष के बाद ये स्थिति बनी है कि स्वाभाविक रूप से इसे अपवाद स्वरूप की स्थिति कहना होगा। सामान्य रूप से ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्था ही है। अगला पॉइंट हमारा है सीमित रूप से शक्ति विभाजन का सिद्धांत। शक्ति विभाजन के सिद्धांत का प्रतिपादन मोंटेस्क्यू का विचार था कि ब्रिटिश शासन पद्धति का एक विशेष गुण शक्ति विभाजन का सिद्धांत है, किंतु वास्तविक स्थिति यह है कि ब्रिटेन में शक्ति विभाजन के सिद्धांत को पूर्ण रूप से नहीं अपनाया गया। ब्रिटेन में संसदात्मक शासन व्यवस्था है और संसदीय व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका अनिवार्य रूप से परस्पर संबंधित होती है। ब्रिटेन में ऐसा ही है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत को उत्तरदायित्व के केंद्रीकरण के सिद्धांत के साथ मिश्रित कर दिया गया है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल में कार्यपालिका और विधायी शक्तियों का मेल हो गया है, पर न्यायपालिका स्वतंत्र है। जैसा कि रेमजे मोर के शब्दों में है कि यदि शक्तियों का विभाजन अमेरिकी संविधान का एक आवश्यक सिद्धांत है, तो उसे उत्तरदायित्व का केंद्रीकरण अंग्रेजी संविधान का एक आवश्यक सिद्धांत है। इसी प्रकार बेजहोट ने लिखा है कि ब्रिटिश संविधान की सफलता का रहस्य विधायी और कार्यपालिका शक्तियों के संयोग में निहित है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वहाँ सीमित रूप में शक्ति विभाजन का सिद्धांत मौजूद है। नेक्स्ट हम अगला पॉइंट लेते हैं न्यायपालिका का व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पृथक्करण। तो इसके अंदर भी हम कह सकते हैं कि संवैधानिक सुधार कानून 2005 से पूर्व ब्रिटेन में न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से सिद्धांत पृथक नहीं थी। ब्रिटिश संसद के द्वितीय सदन लॉर्ड सभा का अध्यक्ष लॉर्ड चांसलर, जो मंत्री पद पर भी आसीन होता था, और न्यायिक लॉर्ड के ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय न्यायालय के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार लॉर्ड चांसलर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों का सदस्य होता था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म एक्ट 2005 के आधार पर ब्रिटिश न्यायपालिका को अनौपचारिकता और सारभूत दोनों ही रूपों में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों से पृथक कर दिया गया। अब एक सर्वोच्च न्यायालय है और अन्य न्यायालयों की स्थापना की गई है जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पूर्णतः पृथक होंगे। व्यवहार के अंतर्गत तो ब्रिटिश न्यायपालिका 2005 ईस्वी के पूर्व भी स्वतंत्र थी, लेकिन अब संवैधानिक सुधार कानून 2005 इसी के द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक व्यवस्था कर दी गई है। लॉर्ड चांसलर अब कोई न्यायाधीश नहीं है। न्यायिक क्षेत्र में लॉर्ड चांसलर की भूमिका समाप्त कर दी गई है तथा सुधार कानून में कहा गया है कि लॉर्ड चांसलर या अन्य कोई मंत्री किसी विशेष न्यायिक निर्णय या व्यवस्थापिका के कार्यों को प्रभावित करने की कोई चेष्टा नहीं करेंगे। विधि के शासन के प्रति सम्मान और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा लॉर्ड चांसलर का सबसे प्रमुख कर्तव्य बताया गया है। उसे इस बात की शपथ लेनी होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि न्यायपालिका का कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से पृथक्करण आज मौजूद है। तो बच्चों, सभी को आपने जो हमने बताई ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं, लगभग मैंने 14-15 पॉइंट जो आपको बताए हैं, एक एक का डिटेल से वर्णन कर दिया है। तो आपको मैं मानता हूं कि आपने शायद सभी ने सुना होगा और आप अपने समझ में आगे होगी सब लोगों को। यदि आपकी किसी तरह की कोई भी किसी समस्या हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो किसी तरह का, तो आप मेरे को लिंक के माध्यम से आप बात कर सकते हैं।